मैंने ये इलेक्ट्रिकल फिजिक्स का जो सेक्शन है, पहले मैंने इसको कनेक्ट किया था पीछे फील्ड्स के साथ। किसके साथ जनाब साहब? कि जैसे पहले मैंने आपको पढ़ाया ग्रेविटेशनल फील्ड, तो फिर मैंने आपको पढ़ाया इलेक्ट्रिकल फील्ड। अब मैं इलेक्ट्रिकल फील्ड की बात नहीं करना चाहता। इलेक्ट्रिकल फील्ड में जो कुछ था मैंने पढ़ा दिया, टेस्ट भी ले लिया। फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होती है, पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ये सारी बातें आपको समझा दी जा चुकी, जो मतलब उसका ग्रेविटेशनल फील्ड के साथ चैप्टर लिंक होता था। अब मैंने इसको किसके साथ लिंक करना है? अब मैं इलेक्ट्रिकल फील्ड की बजाय दे कॉल इट करंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर आपने ओ लेवल में कभी देखा हो, बल्कि नहीं, ओ लेवल में दो चैप्टर होते थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब एक तरफ चार्जेस की, स्टेशनरी चार्जेस की बात की जाती थी, दूसरी तरफ जब चार्जेस मूव करते थे तो सर्किट्स की बात की जाती थी। अगर आप ए लेवल की स्पेसिफिकेशंस देखेंगे तो उसने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला कोई चैप्टर नहीं रखा हुआ। वो सीधा सीधा पहले चैप्टर का नाम क्या रखता है? इलेक्ट्रिकल फील्ड नाम रखता है, और दूसरे वाले चैप्टर का नाम क्या रखता है? कैपेसिटर एंड इट्स कैपेसिटेंस का नाम रखता है। बीच में जो रेजिस्टर एंड इट्स रेजिस्टेंस की बात है वो आप पिछले साल सारी मुकम्मल कर चुके हैं। मैंने कल के लेक्चर में उसकी जितनी रिवीजन करानी थी वो आपको करा दी गई होगी, कि जिसमें क्या पढ़ाया गया कि जनाब साहब इलेक्ट्रिकल फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, और उन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में हमने पढ़ा रेजिस्टर एंड इट्स रेजिस्टेंस, उसके लिए ओम्स लॉ, उसके लिए किरचॉफ्स के लॉ, उसके लिए आई थिंक वो सब रिवाइज कर दिया। हमने कहा इन A2 लेवल वी नीड टू स्टडी क्या लिखा थी? कैपेसिटर एंड इट्स। तो सीधी सीधी हेडिंग आपने दी हुई है लास्ट लेक्चर में। क्या हेडिंग चल रही थी हमारी? हमारा टॉपिक है कैपेसिटर एंड इट्स कैपेसिटेंस। बच्चों एक बात बताएंगे आप मुझे, ये जो रेजिस्टर होता है या उसकी रेजिस्टेंस होती है, वैसे रेजिस्टर का मीनिंग क्या है? व्हाट इज मेंट बाय द वर्ड रेजिस्टर? जिसने रेजिस्ट करना है। किसको रेजिस्ट करना है? करंट को। या करंट होता क्या है? फ्लो ऑफ चार्जेस। उसने फ्लो ऑफ चार्जेस को रेजिस्ट करना है। क्या करना है जनाब साहब? उस रेजिस्टेंस को ओवरकम कौन करेगा? उसको बैटरी का जो वोल्टेज होता है, वोल्टेज उस रेजिस्टेंस को ओवरकम करती है। इसमें किसका मसला है? जब वोल्टेज उस रेजिस्टेंस को ओवरकम करती है तो वोल्टेज बेसिकली एक वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है या एनर्जी पर यूनिट चार्ज होता है। तो जो एनर्जी होती है उस रेजिस्टेंस को ओवरकम करने में डिसिपेट होती है। क्या होता है? क्या होती है जनाब? उस डिसिपेशन के लिए हम क्या कहते हैं कि उस रेजिस्टर के अक्रॉस एनर्जी ट्रांसफर होती है, या कहते हैं एनर्जी डिसिपेट होती है, या कहते हैं एनर्जी ट्रांसफर होती है, या कहते हैं सब जो एनर्जी ट्रांसफर्ड पर यूनिट चार्ज होती है फ्रॉम इलेक्ट्रिकल टू एनी अदर फॉर्म, दैट रेशियो इज नोन एज क्या? वोल्टेज ड्रॉप्ड। क्या कहते हैं उसको? लेकिन आज जो मैंने आपको कैपेसिटर एंड इट्स कैपेसिटेंस पढ़ानी है, कैपेसिटर का लफ्जी मतलब कुछ और है। क्या लफ्ज का मतलब होगा? कैपेसिटर, इसकी एक पर्टिकुलर कैपेसिटी होगी। उस कैपेसिटी का मतलब क्या होगा? वैसे हमने ये लफ्ज कैपेसिटी कब पढ़ा है? बचपन में कहीं पढ़ा होगा। वॉल्यूम के लिए। किसके लिए? और ज्यादातर अगर किसी ने पहली दफा पढ़ाया तो कहते होंगे यार ये एक बाउल है, इस बाउल की क्या एक कैपेसिटी है कि इसके अंदर इतना पानी आ सकता है, इसके अंदर इतना सब्सटेंस कंटेन किया जाता है। कोई भी कंटेनर है उसकी एक पर्टिकुलर कैपेसिटी है। लेकिन हम जो कैपेसिटी पढ़ते थे वो कहते थे उसकी स्टोरेज की कैपेसिटी। किसकी कैपेसिटी? अच्छा, स्टोरेज भी किस चीज की? क्या चीज स्टोर करते थे हम बचपन में? कोई लिक्विड स्टोर करना होगा, कोई सॉलिड स्टोर करना होगा, कोई सब्सटेंस स्टोर करना होगा। मैं अभी पढ़ाना चाहता हूं इलेक्ट्रिकल फिजिक्स। इलेक्ट्रिकल फिजिक्स में मैंने अगर सब्सटेंस स्टोर भी करना है तो मुझे सब्सटेंस का मास स्टोर नहीं करना, मुझे सब्सटेंस का वॉल्यूम भी स्टोर नहीं करना, मुझे सब्सटेंस का चार्ज स्टोर करना है। क्या करना है जनाब साहब? आई होप आपको वर्ड का मीनिंग डेवलप हो रहा होगा कि कैपेसिटर एंड इट्स कैपेसिटेंस का जो टॉपिक मैंने आज डेवलप करना है बेसिकली क्या होगा? ये एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होगी, जिस इलेक्ट्रिकल डिवाइस ने अपने अंदर या अपने ऊपर क्या करना है? चार्ज को स्टोर करना है। क्या करना है जनाब साहब? तो रेजिस्टर क्या होता था? वो करंट को या चार्ज के फ्लो को रेजिस्ट करता था।
उसके चक्कर में, उस रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के चक्कर में, बंद करें बच्चों मोबाइल शोबाइल बंद करें आप, रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के चक्कर में बैटरी की जो वोल्टेज होती थी वो कंज्यूम होती थी, या वहां पर डिसिपेट होती थी, या ड्रॉप होती थी। यहां पर क्या होगा, यहां पर बैटरी का जो वोल्टेज है वो कंज्यूम तो होगा, डिसिपेट नहीं होगा, है बल्कि काम करता है, ना कंज्यूम होगा ना डिसिपेट होगा, वोल्टेज स्टोर होगा। जितना वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे उतना ही वोल्टेज डेवलप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अब ये थोड़ा प्रॉब्लम कर रहे हैं, सर जी ये वोल्टेज डेवलप हो जाएगा। पहले आप वोल्टेज प्रोवाइड करते थे और आप कहते थे रेजिस्टर के अक्रॉस जाकर वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है। अब आप कह रहे हैं कि हम वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे और कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज डेवलप हो जाएगा। नहीं वो तो बेटा वो तो डिसिपेट कर रहे हैं। पंखे में क्या होता है? नहीं वो तो वेरिएबल रेजिस्टर होता है। किधर होता है? क्या करता है? हैं? बंद करते हैं तो वो तो अपने इनर्शिया की वजह से चलता है। ये रेगुलेटर क्या होता है? पुत्र जी जो पंखे ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੌਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਵੇਰੀਏਬਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਲੈਂਥ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੈਂਥ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਹੜੇ ਗ੍ਰਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹੈ ਜੀ ਦਿਨੇ ਤੂੰ ਕਿ ਜੇਲਮ ਦੇ ਹੋ? ਜੇਲਮ ਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਜੇਲਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ हमारी सो जनाब साहब चेंज करेंगे, क्या पता किसी को पंजाबी ना समझ आती हो, वापस आते हैं अपनी लैंग्वेज में। क्या करें भैया? किधर है कैपेसिटर? हाँ हाँ बिल्कुल बना हुआ है, मतलब पंखा खोल के देखा आपने? अरे वाह ठीक हो गया जी, ठीक हो गया, चेंज किया होगा। मतलब घर में छोटी मोटी चीजें होती हैं, खराब हो जाती हैं, बंदे को ठीक कर लेनी चाहिए। मुझे आपने अनफॉर्चुनेटली प्रैक्टिकल जवाब नहीं देना है, थियोरेटिकल जवाब देना है। आज से पहले कभी जिंदगी में कैपेसिटर पढ़ाया भी नहीं है मैंने, ये लफ्ज भी इस्तेमाल नहीं किया, तो यू हैड नो आइडिया कि ये कैपेसिटर क्या होता है। हाँ आपने अगर पंखा खोला है तो मैं मानता हूं पंखे के अंदर एक रेड सी डब्बी होती है, उस रेड सी डब्बी को हम क्या कहते हैं, लेकिन वो काम क्या करती है हमें क्या पता क्या करती है। हाँ चलें देखेंगे, आप सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं, मैं भी इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करना चाहता, ठीक है। हाँ इतनी बात उसकी ठीक है, सर जी घर का पंखा कभी ठीक हुआ था, खराब हुआ था, तो मैंने क्या किया, मैंने मजीद खराब कर दिया या उसको ठीक कर दिया, ये तो मुझे नहीं पता, ठीक है। हमारे घर में कभी कोई चीज खराब हो जाए तो घर वाले कहते ठीक करनी है, तो हमें तो मौत पड़ती थी, और आगे से क्या सुनना पड़ता था, वो किड़े कॉलेज पढ़ते हो तुसी होए हैं, मतलब काम। हम कहते अम्मा बाप पंखा ठीक करना खुदा ही कसम कॉलेज में नहीं पढ़ाया उन्होंने, ठीक है, कुछ और पढ़ाते रहे, लेकिन बहरहाल जो भी है, क्या समझाना है भाई, एक काम करें यार, पेज के हेडर पे जाएं, पहले पेज के हेडर पे लिखें रेजिस्टर एंड इट्स रेजिस्टेंस। पेज के हेडर पे लिखें क्या, रेजिस्टर एंड इट्स रेजिस्टेंस। मैं पहले वहां रेजिस्टर एंड इट्स रेजिस्टेंस की कोई कॉन्सेप्ट आपके सामने डेवलप कर दूं, फिर मैं आता हूं कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस की तरफ। रेजिस्टर एंड इट्स रेजिस्टेंस, ये जो रेजिस्टर होता है, ये इसकी लफ्जी तर्जुमे में जाएं तो इसका लफ्जी तर्जुमा क्या है, इट रेजिस्ट, या रेजिस्ट को क्या बोलूं, अपोजेस व्हाट, द फ्लो ऑफ। तो रेजिस्टर का मतलब क्या है, जो भी चीज हो सकती है, इट्स एनी अप्लायंस, इट्स अ डिवाइस ऑन अप्लायंस, इट्स अ डिवाइस और एन अप्लायंस that what, that opposes the what flow of charges या करंट। ओके, जिसके चक्कर में क्या होता है, जिसके चक्कर में उसकी एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस होती है, क्या होती है जी, अब जो रेजिस्टेंस होती है
किस चीज के बराबर होती है? इट इज इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप्ड ओवर क्या? ओवर करंट फ्लोइंग, कि जितना करंट फ्लो कर रहा है और कितनी वोल्टेज ड्रॉप हो रही है, उसकी जो एक पर्टिकुलर रेशो है, उस रेशो को हम क्या कहते हैं? उस रेशो को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। क्या इसमें किसी को परेशानी है? हाँ, इसके ऊपर अप्लाई क्या होता है? इसके ऊपर एक ओम्स लॉ अप्लाई होता है, और वो ओम्स लॉ, ये मैंने ओम्स लॉ ही लिखा हुआ है। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या? कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, कितना करंट ट्रेवल करेगा। ये क्या है जी? एक दिस इज एक्चुअली ओम्स लॉ। लो जी, रेजिस्टर एंड इट्स रेजिस्टेंस के बारे में मैं चाहता था कि पेज के हेडर पर आप ये लिख दीजिए कि रेजिस्टर क्या करता है। एक डिवाइस को बोलते हैं या अप्लायंस को बोलते हैं जो कि अपोज करती है फ्लो ऑफ चार्जेस को या करंट को, जिस वजह से वहां पर क्या होता है, जिस वजह से उसके अक्रॉस क्या होता है बच्चों? उसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होता है। क्या होता है? वोल्टेज ड्रॉप होता है। लेकिन हाँ, अल्टीमेटली करंट क्या कर जाता है? करंट उसके बीच में से पास हो ही जाता है। करंट क्या होता है? करंट पास हो ही जाता है। जब करंट पास हो ही जाता है, लेकिन उसके दौरान क्या लाजमी होता है? वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है। अब वोल्टेज कितना ड्रॉप हो रहा है और करंट कितना ट्रेवल कर रहा है, उनकी एक पर्टिकुलर रेशो होती है। वो रेशो किसके बराबर होती है? रेजिस्टेंस की होती है। और रेजिस्टेंस बेसिकली क्या समझाता है? समझाती क्या है कि भाईजान वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, मतलब जितनी ज्यादा रेजिस्टेंस होगी, जिस अगर किसी अप्लायंस की रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगी तो क्या होगा सर? वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा होगा। ठीक है जी। अच्छा, वैसे अगर किसी अप्लायंस की रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो उसमें से करंट कितना ट्रेवल करेगा? कम ट्रेवल करेगा। तो आप बड़ी जबरदस्त प्रोपोर्शनैलिटी बनी हुई है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज ड्रॉप और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द, और हमने यही कॉन्सेप्ट डेवलप किया है कि जिस किसी की रेजिस्टेंस ज्यादा, उधर वोल्टेज ड्रॉप भी, मतलब एनर्जी ट्रांसफर भी, या एनर्जी डिसिपेशन भी, या एनर्जी कंजम्पशन भी, या जो भी एनर्जी का ट्रांसफर किसी और फॉर्म में है वो ज्यादा होगा। और करंट कितना ट्रेवल होगा, वो उसको अपोजिशन मिल रही है ना, रुकावट मिल रही है ना, तो इन्वर्स होंगे ना आपस में, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। किसको मसला इस बात से? और इसका जो अगर आप फॉर्मूला देखें या यूनिट्स वगैरह देखें, V इज इक्वल टू आई आर, आर इज इक्वल टू वी ओवर आई, और यूनिट्स क्या है? ओम्स इज इक्वल टू वोल्ट पर, खैर जो भी है, मैंने पेज के हेडर पे लिखवाना था लिखवा दिया। अब इधर है जनाब साहब, उसी पैटर्न पे अगर मैं यहां कुछ लिखवाना चाहूं कि यार ये कैपेसिटर क्या चीज है, ये वर्ड निकला है कहां से? कैपेसिटी से। क्या चीज करनी है? कुछ स्टोरेज कैपेसिटी करनी है। कौन सी चीज की स्टोरेज कैपेसिटी करनी है? चार्ज स्टोरेज की कैपेसिटी है। तो कैपेसिटर का लफ्ज क्या है, कहां से निकालेंगे? मैं कहूंगा इट्स अ डिवाइस और एन अप्लायंस दैट स्टोर्स, क्या जनाब साहब? दैट स्टोर्स इलेक्ट्रिकल चार्ज ओवर किधर? ऑन इट्स सरफेस एंड डेवलप्स क्या? एक काम करते हैं जी, लिखिए जी, इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस और एन अप्लायंस, इट इज अ डिवाइस और एन अप्लायंस। वो उसके लफ्ज में लिखा है अपोजेस द फ्लो ऑफ चार्जेस। यहां क्या लिखूं? कैपेसिटी दैट स्टोर्स द व्हाट? द चार्ज या चार्जेस, डिवाइस और अप्लायंस दैट स्टोर्स द चार्जेस ओवर क्या? ओवर या ऑन इट्स सरफेस। ये जब क्या करता था? ये जब अपोज करता था द फ्लो ऑफ चार्जेस को या करंट को, तो ड्यू टू विच क्या होता था? ड्यू टू विच वोल्टेज इज ड्रॉप्ड या कंज्यूम्ड अक्रॉस इट। ओके, यहां क्या होगा? इफ इट्स अ डिवाइस दैट स्टोर्स द चार्जेस ऑन इट्स सरफेस, तो किसी भी, आपने नहीं पढ़ा वो पिछले चैप्टर में, एक अगर स्फेरिकल, एक स्फेयर है, उसके सरफेस पर अगर चार्ज आ जाता है तो उसके इर्द गिर्द क्या क्या हो जाता है? पूरा चैप्टर आ जाता है उसके इर्द गिर्द। किस चीज का सर? उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रिकल फील्ड भी आ जाती है, उसके इर्द गिर्द उस फील्ड के अंदर हर पॉइंट का एक इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल भी आ जाता है। ठीक है, तो अगर मैं कहूं
किसने अपने सरफेस पर चार्ज को स्टोर किया है, तो उस चार्ज के स्टोर होने की वजह से क्या होगा? It's a device or an appliance that stores what? That stores the charge on its surface, hence to develop क्या? Hence to develop, यहाँ क्या हो रहा था? Due to which voltage is dropped, वहाँ क्या लिखूंगा? Due to which voltage नहीं बोलता, ज्यादा बोलूंगा potential. Electrical potential is developed on its surface. तो लिखिए जनाब साहब, due to which electrical potential is developed on its surface. Due to which electrical potential is developed not just on its surface, उसके इर्द गिर्द जितनी भी फील्ड है सारी की तरफ. A device or appliance that stores the charge or charges on its surface, due to which electrical potential is developed across it. Across it भी कह सकता हूं, over it, on it, जो भी कुछ भी अंग्रेजी बनाई जा सकती है. तो डिपेंड करता है उसकी कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर कि मैं दो प्लेटों की बात कर रहा हूं या मैं किसी एक सफेयर की बात कर रहा हूं. अगर मैं किसी सफेयर की बात कर रहा हूं तो मैं कहूंगा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इज डेवलप्ड ओवर इट्स सरफेस या अराउंड इट. ठीक है. और अगर मैं दो प्लेटों की बात कर रहा हूं तो मैं क्या कहूंगा? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस इज डेवलप्ड बिटवीन द टू प्लेट्स. ठीक है जी. खैर बहरहाल अभी क्या लिखे जी? अभी ऐसा जुमला लिखवाऊंगा जो जनरल होगा. इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इज डेवलप्ड अराउंड इट. ओके. हेंस क्या? यहां पे हमने कहा ड्यू टू विच वोल्टेज इज ड्रॉप्ड अक्रॉस इट. हेंस एनर्जी इज क्या? एनर्जी नहीं, इधर क्या था? हेंस एनर्जी वाज डिसिपेटेड या कन्वर्टेड इनटू क्या? एनी अदर फॉर्म. तो यहां सिचुएशन क्या थी? ड्यू टू विच वोल्टेज इज ड्रॉप्ड या कंज्यूम्ड अक्रॉस इट. हेंस कौन सी एनर्जी? हेंस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज व्हाट जनाब साहब? is dissipated across it. Dissipated या converted into any other form. Basically अगर सिर्फ वायर है तो हीट में कन्वर्ट हो जाएगा. अगर वो बल्ब है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट में कन्वर्ट हो जाएगी. अगर वो पंखा है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगी. अगर वो स्पीकर है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी साउंड में कन्वर्ट हो जाएगी. जो भी जिस किस्म की वो अप्लायंस होगी उस किस्म की एनर्जी में इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिसिपेट हो जाएगी या कन्वर्ट हो जाएगी. लेकिन जब मैं यहां आके बात करता हूं, मैं कहता हूं कैपेसिटर क्या कर रहा है? ये तो चार्ज को अपने सरफेस पर स्टोर कर रहा है, अपने अराउंड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डेवलप कर रहा है. तो हेंस क्या लिखूं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज व्हाट? डिसिपेट तो नहीं होगी इसके क्रॉस, किसी और फॉर्म में कन्वर्ट तो नहीं होगी. क्या होगा? इसके सरफेस पर स्टोर हो जाएगी. हेंस क्या? हेंस इलेक्ट्रिकल. अब मैं एक बल्कि काम करूंगा, सिर्फ इलेक्ट्रिकल नहीं, हेंस इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी. क्या? हेंस इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी इज व्हाट? इज स्टोर्ड ओवर इट या वो भी अराउंड इट. is stored around it. I think यहां पे जाकर मेरा जो रेजिस्टर और कैपेसिटर का फर्क है वो मुकम्मल होता है कि रेजिस्टर का लफ्जी तर्जुमा क्या है? उसने फ्लो ऑफ द चार्ज को अपोज करने की कोशिश करनी है, उस वजह से वहां वोल्टेज ने ड्रॉप होना है, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी ने डिसिपेट होना है या किसी और फॉर्म में कन्वर्ट होना है. और उसका कॉन्सेप्ट क्या है? उसके ऊपर आप ओम्स लॉ लगाते हैं तो ये वाली इक्वेशन बनती है. कौन सी वाली जनाब साहब? V इज इक्वल टू आई आर वाली या R इज इक्वल टू V ओवर I वाली और ओम्स इज इक्वल टू वोल्ट ओवर एम्पेयर वाली. ये ले जी, ये आप बेशक यहां पे मेंशन कर दीजिए. तो ये आपका सारा कॉन्सेप्ट पेज के हेडर पे चल रहा होगा फॉर रेजिस्टर एंड इट्स रेजिस्टेंस. ठीक है. और उसी के बदले में मैं यहाँ पे क्या पढ़ा रहा हूँ? कैपेसिटर एंड इट्स कैपेसिटेंस पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैपेसिटर क्या चीज है? एक डिवाइस है
जिसकी कैपेसिटी होगी, किस चीज की कैपेसिटी होगी, चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी होगी, उसने चार्ज को स्टोर करना है ओवर इट्स सरफेस, ऑन इट्स सरफेस, जिस वजह से उसके अराउंड एक इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डेवलप होगा और अल्टीमेटली उसके अराउंड एक इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो स्टोर हो रही होगी। यहां तक किसी को मसला है तो हाथ खड़ा कर दीजिए। तो बेसिकली सिर्फ ये नहीं कहना कि चार्ज स्टोर कर रहा है, क्या कहना है, असल में इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर रहा है। क्या कर रहे हैं जनाब साहब, इट्स नॉट जस्ट चार्ज स्टोर कर रहा है, चार्ज स्टोर करने का मकसद क्या है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी अपने अंदर स्टोर करना उसका मकसद है। हाँ, उसका फिर इस्तेमाल कब होगा, जब उसकी जरूरत होगी तो उसका हम इस्तेमाल भी कर लेंगे। अब इस कैपेसिटर की जरूरत कब कब होती है, ये तो मेरा बात का टॉपिक है। उसकी जरूरत ये क्या बोलते हैं, पंखे में क्यों चल पड़ी है, उसकी जरूरत जो है वो रेफ्रिजरेटर के साथ कौन सी चीज है जिसको हम कैपेसिटर की सूरत में इस्तेमाल करते हैं, उसकी जरूरत जो है ये जो यूपीएस है इसमें किस किस्म का कैपेसिटर है जो हमारे इस काम आता है। खैर बहरहाल क्या होता है क्या नहीं होता, मैं इससे थोड़ा आगे जाने की कोशिश करूंगा। फिर वक्त क्या करता हूं, एक चीज क्लियर हो गई है कि इसने क्या करना है, अपने पास चार्ज को स्टोर करना है ताकि अल्टीमेटली इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर हो जाए। रजिस्टर ने क्या करना होता था, स्टोर कोई नहीं करता था, ये कहता था आगे जाने नहीं है भाई। हाँ, इसको आगे जाने के लिए रिश्वत देनी पड़ती थी। यहाँ पे क्या करना पड़ता था, यहाँ पे गुंडा टैक्स देना पड़ता था, तो गुंडा टैक्स वो लेता था, उसके बाद करंट साहब जाए आगे जिसे जाना चाहते हैं जाएं। और गुंडा टैक्स क्या होता था, घर से बेचारा पैसे लेके जाता था, रास्ते में पैसे सारे लगाने पड़ते थे, ठीक है। और वो या इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती थी चार्ज के पास, वो रास्ते में जहाँ जाओ वहाँ इस्तेमाल करते जाओ तो आगे जाते जाओ। बहरहाल जो भी है जनाब साहब, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ अगर कैपेसिटर आ गया तो उसने कहना भाईजान यहाँ स्टोर होकर जाओ। क्या हो, अब ये स्टोर होकर आगे कैसे जाएगा, क्या होगा, सर्किट का फिनोमेना मैंने अभी तक इसका एक्सप्लेन नहीं किया। इसका सर्किट का फिनोमेना एक्सप्लेन करने के लिए, इससे पहले कि मैं सर्किट तक जाऊं, मुझे जरा कैपेसिटेंस के साथ भी कोई अंग्रेजी लिखवानी है। देखें जी, यहां रेजिस्टर है तो उसकी एक रेजिस्टेंस भी है जिसमें आपने ओम्स लॉ अप्लाई किया है। क्या अप्लाई किया जनाब साहब, रेजिस्टेंस का लफ्ज समझाने के लिए आपने ओम्स लॉ एक्सप्लेन किया, तो यहां पर कैपेसिटेंस का लफ्ज समझाने के लिए भी मैं क्या करूंगा, कोई ना कोई तो लॉ यहां पे भी एक्सप्लेन करेंगे। उस लॉ का नाम क्या है, फैरेड्स लॉ। क्या जनाब साहब, फैरेड लॉ उसका नाम है, FARAD, फैरेड अपॉस्ट्रोफी S, फैरेड्स लॉ, ठीक है जी। वो साहब बहादुर क्या कहते हैं, वो साहब ये कहते हैं कि जनाब साहब जितना ज्यादा चार्ज स्टोर होगा उतना ज्यादा पोटेंशियल डेवलप होगा। देखो गलत बात है, जितना ज्यादा चार्ज स्टोर होगा उतना ज्यादा पोटेंशियल डेवलप होगा। कहते हैं इनकी प्रोपोर्शनैलिटी बनाएं, उसको इक्वालिटी में कन्वर्ट करें, बीच में एक कांस्टेंट आ जाएगा, उस कांस्टेंट का नाम क्या होगा, उसका नाम रख दीजिएगा कैपेसिटेंस। जैसे यहाँ क्या था, ओम्स लॉ ने क्या कहा, उन्होंने कहा भाईजान जितना ज्यादा करंट ट्रेवल कराओगे उतना ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप होगा। उनका V और I को प्रोपोर्शनल करो, बीच में क्या करो, इक्वालिटी करो, तो बीच में क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। लेकिन मैंने तो यहाँ चलो उल्टे तरीके से लिखा है, लेकिन उसको लिखना कैसे चाहिए था। अगर मैं कहूँ जी रेजिस्टेंस को समझाने के लिए आपने ओम्स लॉ से बात स्टार्ट करनी है, तो लिखना चाहिए जनाब साहब किसके लिए, ओम्स लॉ के बजाय what is Ohm's law, V is proportional to I, V is equals to I into R, R is equals to V over I। तो यहां से वो बात आती है कि R is equals to क्या, एक्चुअल में इज इक्वल टू द रेशो ऑफ वोल्टेज ड्रॉप टू द करंट फ्लोइंग, और यहां से यूनिट्स निकालो तो इसकी यूनिट्स है ओम्स, उसकी है वोल्ट, इसकी है एम्पेयर। किसी को मसला है तो हाथ खड़ा कर दीजिए। ये आपका वो पेज के हेडर पे कॉन्सेप्ट चल रहा है, यहां आते हैं जनाब साहब। लेकिन एक बात है, वैसे ये जो रेजिस्टर तो एक डिवाइस है, रेजिस्टेंस क्या है, उस डिवाइस की एक एबिलिटी है, एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, बल्कि फिजिकल क्वांटिटी है, नॉट जस्ट एन एबिलिटी, नॉट जस्ट अ फिजिकल प्रॉपर्टी, रादर अ फिजिकल क्वांटिटी है प्रॉपर। तो फिजिक्स में तो हर चीज को, हर कॉन्सेप्ट को क्वांटिफाई किया जाता है, उसकी क्वांटिटी बनाई जाती है। तो यहां पर भी जैसे हमारा रेजिस्टर की एक क्वांटिटी निकाली गई रेजिस्टेंस, इसी तरह यहाँ कैपेसिटर की एक क्वांटिटी निकाली जाएगी
कैपेसिटेंस, ठीक है, ताकि उसको आगे फॉर्मूलाज में डेवलप किया जाए। तो एक काम करिए, देखिए जी कैपेसिटेंस के साथ, इट इज द प्रॉपर्टी it is the property or ability, it is the property or ability of a capacitor, it is the property or ability of a capacitor क्या करने के लिए, to what, to store the charge, to store the charge when electrical potential is ability or क्या लिखा है, is the property or ability of a capacitor to store the charge when what, when electrical potential difference is provided or developed across it, is provided or developed across it, is provided or developed across it, is provided or developed across it। अच्छा, ये तो मैंने उसकी एक इम्प्रॉपर डेफिनेशन लिखवाई है। क्या लिखवाया जनाब साहब, ये जो आपने जुमला लिखा है इसके साथ लिखिए इम्प्रॉपर डेफिनेशन, जुमले को खत्म करके लिखिए इम्प्रॉपर डेफिनेशन। मुझे लगता है इसकी प्रॉपर डेफिनेशन के लिए मुझे किसका सहारा लेना पड़ेगा, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन के लिए मुझे क्या बोलते हैं, फेरेड्स लॉ का सहारा लेना पड़ेगा। एक काम कीजिए, इसका एक नोट लिखिए, इट शुड बी प्रॉपरली डिफाइंड, इट इज प्रॉपरली डिफाइंड बाय, it is properly defined by Faraday's law, it is properly defined by Faraday's law। ये Faraday's law लिखकर दोनों कॉलम्स बराबर कर दीजिए, it is properly defined by Faraday's law लिखकर आई थिंक ये दोनों चीजें ऑलमोस्ट बराबर हो जाएंगी। और जब ये बराबर हो जाएं तो जनाब साहब क्या हेडिंग दे दीजिए, Faraday's law की हेडिंग दे दीजिए। मैं यहीं पर हेडिंग दे रहा हूं, आपका तो ये मेरे ख्याल से बराबर हो गया होगा। सुनो जी, प्लीज 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 बातें बंद करें यार। दोनों चीजें बराबर करके आप फेरेड्स लॉ की डेफिनेशन लिखेंगे। जैसे ओम्स लॉ जब भी पहली दफा पढ़ा था तो क्या लिखा था कि सर जी वोल्टेज और करंट आपस में क्या है, अब वो वोल्टेज प्रोवाइडेड है, ये वोल्टेज डेवलप्ड है, या वोल्टेज ड्रॉप, बल्कि नहीं, पहले तो वोल्टेज प्रोवाइडेड और वोल्टेज ड्रॉप्ड था, अब एक नया आ गया है, वोल्टेज डेवलप्ड आ गया है। ठीक है, तो जो वोल्टेज डेवलप्ड है किसी भी कैपेसिटर के अक्रॉस और जो चार्ज स्टोर्ड है ओवर दैट कैपेसिटर, दोनों आपस में क्या है भाई, जितना ज्यादा चार्ज स्टोर होगा उतनी ज्यादा वोल्टेज डेवलप होगी, या जितना ज्यादा वोल्टेज डेवलप होगा उतना ज्यादा चार्ज स्टोर होगा। किसी को प्रॉब्लम इस बात से? तो लिखें जी, स्टेट्स दैट द चार्ज स्टोर्ड it states that the charge stored on या over, on के साथ ब्रैकेट में लिखिए over, charge stored on या over any capacitor, charge stored on any capacitor is directly proportional to charge stored on या over any capacitor is directly proportional to क्या बताइए, वोल्टेज डेवलप्ड या वोल्टेज प्रोवाइडेड, लेकिन डेवलप ज्यादा बेहतर है, is directly proportional to voltage developed across it, voltage developed over या across it, voltage developed over it या voltage developed across it। किसको मसला इस बात से? Anyone? वोल्टेज के साथ वैसे आप ब्रैकेट में क्या लिख सकते थे, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल भी लिख सकते थे। ठीक है जी, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डेवलप्ड अक्रॉस इट, या इज डायरेक्टली, ठीक है वोल्टेज एक ही चीज होता है, इसमें मुझे प्रॉब्लम नहीं है। अभी क्या करूं, क्या बोला जी मैंने उसको, चार्ज स्टोर्ड इज क्या जनाब साहब, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज डेवलप्ड अक्रॉस इट या ओवर इट। ओके, चार्ज स्टोर्ड का सिंबल क्या दिया जाए, छोटा वाला क्यू या बड़ा वाला क्यू? हमने वैसे एक्चुअली बड़ा वाला क्यू रखते हैं, छोटा क्यू किसके लिए रखते थे, वो यूनिट पॉजिटिव स्मॉल टेस्ट चार्ज के लिए, तो यहाँ बड़ा वाला क्यू आ गया। क्यू इज प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज डेवलप्ड,
V आ गया। तो जब भी प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करते हैं, आपको मालूम है कि क्या होता है? क्या होता है जनाब साहब? सर एक कांस्टेंट आता है। आज तक जितने भी कांस्टेंट्स आए हैं वो छोटे सी थे। क्या सिंबल था उनका? छोटा सी, या के लगा देते थे, या कोई और सिंबल लगा देते थे, या कहीं जी लगाया होगा। यहां कांस्टेंट के लिए क्या आएगा? बड़ा चार्ज, बड़ा क्यू, बड़ा वी, बड़ा सी। चलो जब आपने प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट किया, आई बिलीव यहां पर क्या डेवलप हो गया है? गौर से मेरी बात सुनिए, दिस सी। वैसे तो ये फेरेड्स लॉ का क्या है? वैसे तो ये फेरेड्स लॉ का कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, लेकिन इसका नाम क्या है? इस सी का नाम है जनाब साहब कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। दिस इज एक्चुअली द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। ये लो जी, सी को अंडरलाइन करिए और सी के साथ लिखें सर वैसे तो ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी निकाला मैंने, लेकिन क्या चीज है ये? असल में ये जिस जगह पे चार्ज स्टोर हो रहा है, जिस जगह पे वोल्टेज डेवलप हो रही है, उसको कहते हैं कैपेसिटर, उसको कहते हैं। उस पर जितनी चार्ज स्टोर हो रही है और जितना वोल्टेज डेवलप हो रहा है, उनकी असल में क्या करनी है? रेशो लेनी है। क्या लेनी है? उनकी रेशो को क्या कहते हैं? मुझे ना प्रॉपर्ली डिफाइन करूंगा अभी मैं, तो इसका अल्टीमेटली प्रॉपर्ली डिफाइन कैसे करूं? प्लीज इसको जरा सी को यहां से सब्जेक्ट बनाएं। इफ आई मेक सी द सब्जेक्ट, व्हाट डज इट बिकम? सी इज इक्वल टू क्यू ओवर वी। सी इज इक्वल टू क्या? क्यू ओवर वी। सी इज इक्वल टू क्यू ओवर वी। जब आप C इज इक्वल टू क्यू ओवर वी लिखेंगे तो यहां से मुझे लगता है मैं इसकी डेफिनेशन निकाल दूंगा। खैर इससे पहले कि मैं इसकी डेफिनेशन निकालूं, बल्कि काम करते हैं, पहले डेफिनेशन लिखाएं। C इज इक्वल टू क्यू ओवर वी के बाद पता क्या लिखें? C को पूरा पूरा लिखें, C फॉर, इसके नीचे लिखें कैपेसिटेंस इज इक्वल टू, यहां जाता हूं मैं, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू ऊपर क्या है? चार्ज स्टोर्ड, ओवर नीचे क्या है? वोल्टेज डेवलप्ड। तो कैसे डिफाइन करेंगे आप? कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ क्या? चार्ज स्टोर्ड टू क्या? टू द वोल्टेज डेवलप्ड अक्रॉस इट। किसको मसला इस बात से? प्लीज आप लिखिए लिखिए जी। कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, पहले आपने ऊपर क्या लिखा हुआ है? इम्प्रॉपर डेफिनेशन। अब क्या लिखें? कैपेसिटर ऑफ अ कैपेसिटर इज प्रॉपर्ली डिफाइंड एज, कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज प्रॉपर्ली डिफाइंड एज क्या? कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज प्रॉपर्ली डिफाइंड एज द रेशो ऑफ, एज क्या जनाब साहब? एज द रेशो ऑफ चार्ज स्टोर्ड is defined as is properly defined as the ratio of charge stored to the what? To the voltage developed. Charge stored to the voltage developed. Charge stored to the voltage developed over या across that capacitor. Over या across that capacitor. Over या across that capacitor. बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? क्या डिफाइन किया बच्चों हमने कि जनाब साहब कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ क्या? चार्ज स्टोर्ड टू द वोल्टेज डेवलप्ड अक्रॉस दैट कैपेसिटर। जैसे था ना, रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ अ रेजिस्टर इज डिफाइंड एज द वोल्टेज ड्रॉप्ड, रेशो ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप्ड टू द करंट फ्लोइंग थ्रू दैट रेजिस्टर। तो यहां क्या होगा? अच्छा वैसे एक बात याद रखिएगा, रेजिस्टेंस में V की तरह, कैपेसिटेंस में V की तरह आएगा। बात उल्टी चल रही है। वो रोक रहा है, ये स्टोर कर रहा है। वो रेजिस्ट कर रहा है, ये जमा कर रहा है। तो रेजिस्ट करने का कॉन्सेप्ट कुछ और है, जमा करने का कॉन्सेप्ट कुछ और है। तो वहां ओम्स लॉ है, यहां फेरेड्स लॉ है। वहां क्या बोलते हैं, R का और V का ताल्लुक उल्टा है। यहां C का और V का ताल्लुक, सॉरी, वहां R और V का ताल्लुक सीधा है, यहां C और V का ताल्लुक उल्टा उल्टा है। खैर बहरहाल ये आपने इसको प्रॉपर्ली डिफाइन कर दिया है। इसको प्रॉपर्ली डिफाइन करने के बाद चूंकि वो ओम्स लॉ था, तो वहां यूनिट ऑफ
क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस क्या थी, ओम्स थी। ये कौन सा लॉ है, फेराडेज लॉ है। तो यहाँ नहीं, फैराडेज लॉ नहीं है, फैराडेज लॉ कुछ और है, एक और भी है बेटा, वो अगले चैप्टर में है। ये फैराड है, वो फैराडे है, फैराडिया बीच में कोई भी नहीं है, ठीक है जी। एक फैराड है, एक फैराडे है। तो फैराडे कौन है, वो मैग्नेटिज्म के अंदर या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में कहीं ना कहीं आएगा। अभी क्या चल रहा है, फैराड चल रहा है। क्या चला जनाब साहब, अब क्या करें क्या करें क्या करें, लिखिए जी, दी एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज, द एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज FARAD, फैराड, और सिंबल में कैपिटल F। द SI यूनिट ऑफ, द SI यूनिट ऑफ क्या, कैपेसिटेंस इज 1 क्या, चार्ज स्टोर्ड क्या होता है, 1 कूलम ऑफ चार्ज स्टोर्ड ओवर 1 वोल्ट ऑफ वोल्टेज डेवलप्ड। लो जी, पहले तो ये लिखिए 1 फैराड इज इक्वल टू 1 कूलम ओवर 1 वोल्ट, या इसको सिंबल्स में लिखना चाहते हैं तो कोई ऐसा लिख दीजिए 1F इज इक्वल टू 1C ओवर 1V। और अब इसको अंग्रेजी में डिफाइन करें जी, क्या लिखेंगे आप इसको, 1 फैराड एक्चुअली क्या है, इज द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर व्हेन अ चार्ज ऑफ 1 कूलम इज स्टोर्ड व्हेन a potential of, when a voltage of 1 volt is developed। तो काम करेंगे, लिखें 1 farad is defined as the capacitance of a capacitor। 1 farad is क्या, defined as the capacitance of a capacitor that stores a charge of, that stores a charge of 1 coulomb, that stores a charge of 1 coulomb over it, that stores a charge of 1 coulomb over it when a potential of, when a potential या voltage, when a potential या voltage of 1 volt is developed across it, is developed over या across it। क्या लिखा हमने, 1 farad is the क्या, प्लीज बोर्ड पे देखिए, 1 farad is the capacitance of the capacitor when that stores क्या, that stores a charge of 1 coulomb over it when क्या, when a potential or voltage of 1 volt is developed across it। I hope आपको ये सारा मुद्दा जो है वो समझ आ रहा होगा। यहाँ तक अगर आप में से किसी के पास कोई सवाल है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। एनीवन प्लीज। जनाब साहब बात समझ आ रही है कि जैसे पेज के हेडर पे क्या चल रहा था, रेजिस्टर एंड इट्स रेजिस्टेंस, वो हमारा पिछला मुद्दा है, वो हमारे AS लेवल का कॉन्सेप्ट है। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, कैपेसिटर एंड इट्स कैपेसिटेंस। कैपेसिटर एंड इट्स कैपेसिटेंस में हमने क्या किया कि कैपेसिटर एक डिवाइस है जिसने चार्ज स्टोर करना है, जिसकी वजह से पोटेंशियल डेवलप होना है, अल्टीमेटली उसके अंदर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ने स्टोर होना है। उसकी कैपेसिटेंस क्या चीज है, या उसकी एबिलिटी है, या उसकी प्रॉपर्टी है, बल्कि उसकी एक क्वांटिटी है, जिसका सीन क्या है, जिसका सीन जो है वो रेशो ऑफ द चार्ज स्टोर्ड टू द वोल्टेज डेवलप्ड है। और ये सीन फैराड साहब ने बनाया, तो उसका लॉ क्या है, फैराड्स लॉ है। उसकी यूनिट्स क्या निकाली है, फैराड के नाम पर हमने उसकी यूनिट। जब भी कोई नई क्वांटिटी आती है, आपको मालूम है, या कोई लॉ आता है, या कोई फार्मूला आता है, या कोई यूनिट्स आती हैं, यही पूरा फिजिक्स में हमेशा यही करते रहते हैं। किसी के पास कोई सवाल है? नो। अच्छा, अब करूं क्या? अब मुसीबत ये है, 2 काम करने। एक तो सिखाना है असल में कैपेसिटर की शक्ल दिखानी है, फिर एक उसका सर्किट का सिंबल दिखाना है। जैसे रेजिस्टर में, असल में रेजिस्टर क्या होता है सर, हर चीज ही रेजिस्टर होती है, वायर भी रेजिस्टर है, पंखा भी रेजिस्टर है, हमने तो अल्टीमेटली बैटरी को भी रेजिस्टर बना दिया है। लेकिन हम जब सर्किट में सिंबल बनाते हैं तो क्या बनाते हैं, डब्बा, रेक्टेंगल बनाते हैं रेजिस्टर के लिए। अब कैपेसिटर में, असल में कैपेसिटर क्या है पहले मुझे वो समझाना है, फिर सर्किट में अगर मुझे सर्किट सॉल्व करना हुआ तो वहां मुझे कैपेसिटर का क्या सिंबल देना होगा, ये मुझे आपको समझानी पड़ेगी बात। तो काम करते हैं, पहले मैं आपको हेडिंग दीजिए जनाब साहब जरा, 2 टिपिकल एग्जांपल्स ऑफ कैपेसिटर्स। पहले तो हेडिंग लिखेंगे, फिर कॉलम खुद ही हो जाएंगे। द 2 टिपिकल एग्जांपल्स ऑफ कैपेसिटर्स आर, the 2 typical examples of capacitors are
एक तरफ लिखिए जी एन आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर, एक तरफ क्या, एन आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर, और दूसरी तरफ लिखिए ऑपोजिटली चार्ज्ड पैरेलल प्लेट्स, बल्कि ऑपोजिटली चार्ज अभी ना लिखिए, लिखिए जी कंडक्टिंग पैरेलल प्लेट्स, चार्ज तो भी मैं डेवलप करूंगा उनके ऊपर, प्लीज बच्चों ध्यान तो दो यार। जी भाई क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है जी? तो आपने कहा द टू टिपिकल एग्जांपल्स ऑफ कैपेसिटर्स आर क्या क्या, एक तरफ हमने बोला जी एन आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर, और दूसरी तरफ क्या होगा, कंडक्टिंग पैरेलल प्लेट्स। जरा मैं एक आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर के बारे में कुछ पढ़ा दूंगा आपको। आइसोलेटेड मतलब अकेला होगा, स्फीयर मतलब स्फीयर होगा, कंडक्टिंग मतलब किसी मेटल का बना होगा। ओके ये जो चीज है ये क्या है इसका, दिस इज इंसुलेटेड स्टैंड। क्या, बातें नहीं करो ना यार, बातें नहीं करो ना भाई कि उसकी ग्राउंड जो है वो इंसुलेटेड है। ये नीचे क्या है जी, ये नीचे ग्राउंड है। मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है आप मुझे समझा सकते हैं क्या हो रहा है जी? प्लीज जरा गौर से मेरी बात सुनिए। ये इंसुलेटेड स्टैंड आ गया, यहां नीचे क्या है, यहां नीचे अर्थ होगी। ये सिंबल किस चीज का है, ये सिंबल अर्थिंग का है। अर्थिंग मतलब ग्राउंडिंग, ग्राउंडिंग मतलब डिस्चार्जिंग। कौन से टर्मिनल को डिस्चार्ज कर रहा हूं मैं, ये बैटरी है, ये बैटरी का कौन सा टर्मिनल है, ये बैटरी का कौन सा टर्मिनल है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को मैंने क्या किया, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को मैंने किससे कनेक्ट किया है। तो अगर मैं इसको स्फीयर को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करूंगा तो स्फीयर क्या हो जाएगा, बताओ भाई। किसी चीज को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करो तो क्या हो जाता है, हो गया जी पॉजिटिव चार्ज हो गया। मैंने स्फीयर को क्या किया जनाब साहब, एक बैटरी से कनेक्ट किया क्या हुआ जनाब साहब जी, देखें एक काम करें, इसके नीचे जरा नोट्स लिखें। The conducting surface, the conducting sphere the conducting sphere is initially at 0 volt, is initially at 0 volt, which means no charge is stored over its surface. The conducting sphere is initially at 0 volt, is at 0 volt, which means there is no charge over it. Solid का मतलब ये है charge cannot move। हाँ वो कंडक्टिंग स्फीयर है उसके अंदर मूव कर सकता है, उस पूरे स्फीयर पे मूव, लेकिन चार्ज कैन नॉट मूव फ्रॉम द स्फीयर टू द क्या, टू द ग्राउंड या टू द अर्थ। तो यहां से तो आपने ग्राउंडिंग की हुई है, वहां से आपने क्या की है, लेकिन यहां से ग्राउंडिंग नहीं हुई हुई, यहां से आपने नीचे क्या लगा दी है,
इंसुलेटेड स्टैंड लगा दिए कि चार्ज किधर रहे, सारा उधर ही रहे, वहां से नीचे जमीन में ना जाए। अब ये वैसे ये खुद क्या है, कंडक्टिंग स्फीयर है, तो कंडक्टिंग स्फीयर पे होता क्या है, अगर ये कंडक्टिंग स्फीयर है तो इसके सरफेस के ऊपर क्या होगा, चार्ज कैन मूव किधर, ओवर द, ये चार्ज रिजाइड्स ओवर द, यहां क्या होगा जी, चार्ज स्प्रेड्स ओवर द व्हाट, चार्ज स्प्रेड्स ओवर द स्फीयर, बल्कि आई शुड रादर से चार्ज स्टोर्स ओवर क्या, एक काम करें, नॉर्मल नोट्स में आ रहे हैं, नॉर्मल नोट्स में हमने क्या लिखा हुआ है जी, द कंडक्टिंग स्फीयर इज initially at 0 volt, which means there is no charge stored over surface, but when it is connected with the terminal of the battery, the positive charge flows from the battery to the sphere, that is from higher to lower potential. Ultimately क्या होता है, hence a charge is stored, लिखें, so what, normal notes में कॉमा लगा के लिखें, हाँ जी, जो भी आपने नीचे normal notes लिखे हैं उसको full stop या कॉमा लगाएं, उसके बाद लिखें, hence a charge is stored over क्या, hence a charge is stored over the surface of क्या, conducting sphere, hence a charge is stored over the surface of the conducting sphere, and क्या, सिर्फ चार्ज स्टोर होगा, कुछ और भी होगा, and a potential and an electrical potential is developed around it या over it, over it भी ठीक है, around it भी ठीक है, and an electrical potential is developed over it लिख दें या around लिख दें। एक बात तो बताएं, जो चार्ज स्टोर होगा और जो पोटेंशियल डेवलप होगा वो दोनों क्या होंगे, इसके ऊपर जो चार्ज स्टोर हो रहा है और जो इसके ऊपर पोटेंशियल डेवलप होगा वो क्या होंगे, सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, उसके ऊपर क्या होगा, फेरेड्स लॉ अप्लाई होगा। तो जनाब साहब यहां भी अगला जुमला लिखिए, द चार्ज स्टोर्ड ओवर द स्फीयर, द चार्ज स्टोर्ड ओवर द स्फीयर, इससे पहले कॉलम में क्या लिखा नहीं, पहले आपने क्या, चार्ज इज स्टोर्ड, हेंस चार्ज इज स्टोर्ड ओवर द स्फीयर एंड अ पोटेंशियल इज डेवलप्ड अक्रॉस इट। अब क्या लिखे, द चार्ज स्टोर्ड ओवर द स्फीयर एंड द पोटेंशियल डेवलप्ड अक्रॉस इट आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। क्या लिखे, द चार्ज स्टोर्ड ओवर द स्फीयर एंड द पोटेंशियल डेवलप्ड अराउंड इट या ओवर इट आर क्या, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। इस जुमले के एंड पे ब्रैकेट में क्या लीजिए, फेरेड्स लॉ, दिस इज फेरेड्स लॉ। और अगर आपका दोबारा कुछ लिखने का दिल करे तो दोबारा क्या लिखना चाहिए मुझे यहाँ पे, सर जी मैं दोबारा क्या लिख दूंगा कि जो चार्ज इस पे स्टोर हुआ है, इसमें जो चार्ज स्टोर हुआ उसको क्या बोलूं, कैपिटल क्यू, और उसमें जो पोटेंशियल डेवलप हुआ इसके सरफेस पर उसको क्या बोलूं, वी, और वो दोनों आपस में क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और अगर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो क्या होगा, एक सीवी होगा, प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करेंगे कि जितना चार्ज स्टोर हुआ है और जितना वोल्टेज डेवलप हुआ है उनकी क्या होगी, उनकी एक पर्टिकुलर रेशो होगी, उनकी रेशो किसके बराबर होगी, उनकी रेशो इस कंडक्टिंग स्फीयर की कैपेसिटेंस के बराबर होगी, कि सर कितना चार्ज स्टोर हुआ है और कितनी पोटेंशियल डेवलप हुई है, जितना चार्ज स्टोर हुआ है और जितनी पोटेंशियल डेवलप हुई है उनकी एक पर्टिकुलर रेशो है, और जो उनकी रेशो है वो रेशो क्या है, वो रेशो इस सिस्टम की क्या है, इस सिस्टम की कैपेसिटेंस है। क्या इसमें किसी को परेशानी है? तो ये उसकी रियल एग्जांपल आपके सामने आ गई कि सर जी एक कंडक्टिंग स्फीयर होगा। वैसे एक सवाल का जवाब तो दें, बैटरी का नीचे वाला टर्मिनल है नेगेटिव, उसको आपने क्या कर दिया, इसका अर्थ कर दिया, ये वाला टर्मिनल किस पर है, पॉजिटिव, क्या कैन आई से दिस इज एट पॉजिटिव वी, हाँ जी ये पॉजिटिव वी पर है, तो अगर मेरे को ये पॉजिटिव वी है और वैसे इसको आपने क्या कर दिया, इससे जोड़कर क्या कर दिया, जीरो वी कर दिया, नेगेटिव टर्मिनल को अर्थ से जोड़कर खत्म ही कर दिया आपने, जीरो कर दिया। लेकिन ये तो पॉजिटिव वी की एक वैल्यू है ना, ये जो पॉजिटिव वी की जो भी वैल्यू है, प्लीज टेल मी अल्टीमेटली क्या होगा, सारे का सारा इनिशियली क्या था एट 0 वोल्ट,
दिस कंडक्टिंग स्फीयर इज अल्टीमेटली एट क्या, प्लस v। मतलब जितना चार्ज यहां से ट्रेवल हो रहा है, एक सवाल का जवाब दीजिए बस। चार्ज जा रहा है, वहां स्टोर हो रहा है, वहां भी पोटेंशियल डेवलप हो रहा है। ये पोटेंशियल था +100, वहां डेवलप हो गया +5, +10, +20, +30, +50, +80, +90, +99, +100। तो अगर यहाँ पे +100 डेवलप हो गया, मतलब ये सारा पोटेंशियल यहां चला गया, तो क्या होगा? मजीद करंट ट्रेवल नहीं होगा, सिस्टम खत्म हो जाएगा, करंट खत्म हो जाएगा। आप ये तार उतार के फेंक दीजिए, उसको जितना चार्ज करना था आपने चार्ज कर दिया है। किसी को मसला इस बात से? तो अब इसके लिए मैं एक अलग से कॉन्सेप्ट बनाऊंगा। देखिए जनाब साहब, जी इजी भी बड़ा टाइम है मेरे पास। देखिए 2 मिनट बस काम वाइंड अप करता हूँ, काम लास्ट लाइन लिखवाने थे। क्या लिखवा रहा था जी? अल्टीमेटली, बल्कि एक सेकंड, पहली लाइन क्या थी? द चार्ज स्टोर्ड ओवर, क्या लिखा? द कंडक्टिंग स्फीयर इज इनिशियली एट 0 वोल्ट। अब लिखें द कंडक्टिंग स्फीयर इज अल्टीमेटली एट v वोल्ट्स। उसी कॉलम में द कंडक्टिंग स्फीयर इज अल्टीमेटली एट +v वोल्ट। क्या लिखा जी? द कंडक्टिंग स्फीयर इज अल्टीमेटली एट, दिस इज व्हेन नो मोर चार्ज, this is when the charge stored is maximum, this is when the charge stored over the capacitor is maximum, this is when the charge stored is maximum, जो भी लिखना है आपने लिख दीजिए। this is when the charge stored on the sphere over the sphere is maximum, and या hence, and लिखें या hence लिखें, no more charge, या ब्रेक में लिखे करंट, no more charge या करंट travels from the battery to the sphere, travels from the battery to the sphere, no more charge या करंट travels from the battery to the sphere। क्यों? Because both are at the same potential, because both are at the same potential, because both are at the same potential। यहां तक अगर किसी के पास कोई परेशानी है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। एनीवन? आई थिंक यहां पे जाके मैं लेक्चर का इख्तिताम करता हूं।